बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब और तजियाकार साकिब बशीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बात करते हैं पाकिस्तानी मंजरनामे के ऊपर। पाकिस्तान की जो है इस वक्त कानूनी मंजरनामा, उसके अंदर क्या पेचीदगियाँ पाई जाती हैं। साकिब साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से बड़ी ख़बर क्या है कि वहाँ पे कोई चपकलिश हुई है या किसी का ऑर्डर जो है वो मानने से इनकारी हुए हैं? असल ख़बर क्या है मंजर आम पे जो आई है आज? जी, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नया जो है वो तनाज़ा खड़ा हुआ है। इसमें इस जो हाई कोर्ट के लेवल पे एक एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी होती है, जो जब ट्रांसफ़र जजेस आए थे तो यहाँ पे आने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में तब्दीली हुई और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स में भी तब्दीली हो गई। ये इंकशाफ जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सामने आया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल्स भी तब्दील हो चुके हैं। अब इसमें ख़बर ये है कि जो रूल्स हैं वो तब्दील होते हैं, आर्टिकल है आइन का 208 उसके तहत, और उसमें ये लिखा हुआ है कि अथॉरिटी ये रूल्स जब वो तब्दील करेगी, और अथॉरिटी से मुराद चीफ जस्टिस प्लस हाई कोर्ट के तमाम जजेस होते हैं, और फुल कोर्ट मीटिंग होती है और फुल कोर्ट मीटिंग में इस किस्म के रूल्स बनाने या रूल्स में तब्दीली करने या रूल्स मनसूख करने का फ़ैसला होता है। लेकिन जो ट्रांसफ़र जजेस आने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये रूल्स तब्दील हुए, जिस पर दो जजेस हैं, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समर रफ़त इम्तियाज़, उन्होंने अपने जो कायम काम चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सरफराज डोगर, उनको खतूत लिखे और उन खतूत में ये कहा कि कानूनी तौर पर या आइनी तौर पर तो रूल्स में तरमीम या मनसूख करने का जो तरीक़ाकार वज़ा है वो आइन का आर्टिकल 208 है, और आइन के आर्टिकल 208 के तहत ही ये जो रूल्स है ये तब्दील हो सकते हैं, और उसमें फुल कोर्ट की मीटिंग होती है। फुल कोर्ट मुराद चीफ जस्टिस प्लस तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस। तो जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने जो ख़त है उसमें ये लिखा, जिसकी कापी तमाम हाई कोर्ट के जजेस को भेजी गई, कि ये जो रूल्स में तब्दीली की गई है ये आइन के ख़िलाफ़ है। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमें इस हवाले से मालूम नहीं है कि फुल कोर्ट की कोई मीटिंग जो है वो हुई है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इसको जो है वो दोबारा से देखा जाए, ताकि अगर गलती हुई है तो गलती की तस्हीह हो जाए। क्योंकि उन्होंने ये भी लिखा कि हाई कोर्ट के हवाले से ऐसी एक राय या तासुर जाना कि वो आइन का जो आर्टिकल है 208 उसके खिलाफ जा रही है, तो ये एक अच्छा नहीं है। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस की ट्रांसफ़र के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है 3 हाई कोर्ट्स के जजेस के खिलाफ जो ट्रांसफ़र होके आए थे। तो वहीं पे ये मामला जो है वो सामने आया कि इन जजेस ने खतूत लिखे हैं और जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ट्रांसफ़र जजेस के आने के बाद वो ये हो रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो रखे गए हैं। साहब, आज जो महसूस नशिस्तों का केस था उसमें जो रिमार्क्स सामने आए हैं उससे तो केस में बहुत सी चीज़ें बड़ी रिमार्क्स और दलाइल के हिसाब से तो क्लियर नज़र आ रही हैं। क्या जो चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं आपको क्या तवक्को है उसी के मुताबिक फ़ैसला आ सकता है? आपकी मुस्कुराहट बता रही है। जी बिल्कुल जी राना साहब, आपने जो है वो दुरुस्त निशानदेही की कि जो नज़र आ रहा है क्या वही होगा। तो इस जो बेंच है, ये जो केस सुन रहा है, इसमें एक तकनीकी इशू है जिसकी निशानदेही शुरू में की गई थी, लेकिन इस बेंच ने वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कि ये 11 रुकनी बेंच है और 11 रुकनी बेंच में वो जजेस शामिल ही नहीं है कि जिन्होंने अक्सरीती फ़ैसला दिया था। मतलब 8 जजेस, वो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ जो जजेस थे, उनमें से सिर्फ 2 जजेस इस वक्त इस बेंच का हिस्सा हैं। और इस बेंच में जो तकनीकी मसला है वो ये है कि 6 जजेस नए हैं, फ्रेश हैं, मतलब उन्होंने पहले केस सुना ही नहीं है। तो नज़रसानी हमेशा से जब सुप्रीम कोर्ट में ये रवायत रही है, ये उसूल रहा है कि नज़रसानी वही बेंच सुनता रहा है कि जो
बेंच जो है वो केस जिसने सुना हो, जिस बेंच ने केस ना सुना हो तो नज़रसानी में क्योंकि स्कोप जो है वो बड़ा लिमिटेड होता है, बहुत कम स्कोप होता है, तो पूरा केस खोला नहीं जाता। तो ये एक तकनीकी सा इशू है। और दूसरा जो मामला इसमें जिसके असरात जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो मेजॉरिटी जजेस इसमें होते तो वो डेफिनेटली मुख्तलिफ सवालात जो नज़रसानी की दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन ने उठाए, पीपल्स पार्टी ने उठाए, मुस्लिम लीग नून ने उठाए कि आपने 187 का जो मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल किया और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बजाय पीटीआई को नशिस्तें दे दी, ये क्यों इख्तियार किया? इसका जवाब वो जजेस देते जो मेजॉरिटी अब ये गैर रवायती तौर के ऊपर एक तकनीकी उज़र सामने आया है, तो इसके नतीजे में फैसला जो है उसके ऊपर भी काफ़ी इबाहम है। नाज़रीन, आइंदा माली साल के लिए पंजाब बजट का हजम जो है वो 5335 अरब रुपए रखा गया है। अब पंजाब ये कहता है कि हमने बहुत अच्छा बजट जो है वो तश्कील दिया, बशमूल वज़ीर आला का बयान के हमने एक इस माहौल के अंदर जितना बेहतर, जितना सहूलत देने वाला आवाम के लिए बजट तश्कील दिया जा सकता था, हमने वो तश्कील दिया। लेकिन इस बजट को अपोजिशन किस आंख से देख रही है? अपोजिशन को इसमें लूप होल्स क्या दिखाई देते हैं? अपोजिशन इसमें सिफारिशात क्या पेश करेगी, अपनी तजावीज़ क्या पेश करेगी? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर साहब ने। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, हुकूमत कहती है बेहतरीन बजट है, आप सारा दिन हंगामा आराई करते रहे, क्या वजह बनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए यासिर भाई, बात यह है कि बजट में दो तीन चीजें मद्देनजर रखी जाती हैं। सबसे पहली बात होती है कि आम आदमी को इमीडिएट रिलीफ क्या मिला, यानी आज बजट दिया और एक दो दिन बाद फौरन ऐसे इकदाम हुए कि लोग, एक सोसाइटी जिस तरह डिप्राइव्ड सोसाइटी हमारी है, या आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक में जो इस वक्त हालात, वर्ल्ड बैंक की जो आपकी जो सर्वे है उसके बाद 42% महंगाई जिस तरह ग्राफ ऊपर गया है, तो यानी को 2-4 दिनों में को लोगों को एक रिलीफ मिलता है, वो भी नहीं है। दूसरी तीन बातें हैं, तीन मुख्तलिफ तजाद हैं इस बजट। पहला ये है कि इन्होंने ऑलमोस्ट 1240 अरब रुपए की एडीपी, अब 1240 अरब रुपए की एडीपी देने से पहले इस हुकूमत को ये पता नहीं है कि 842 अरब रुपए की एडीपी जो आपने पिछले साल दी है, उसमें तो आपने 60% भी खर्चा नहीं किया। यानी चाहिए तो ये था कि वो टोटल एडीपी लग जाती और उसके बाद ये जाके कोई 800-900 अरब रुपए की एडीपी देते एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो क्या अच्छा होता कि ये 300-350 अरब रुपया जो ज्यादा ये 400 अरब रुपया दे रहे हैं, ये किसान से गंदम खरीद लेते, किसान की सूरत हाल बेहतर हो जाती। दूसरी बात, क्या इन्होंने वो एडीपी इस्तेमाल कर ली है? कतई नहीं, आखिरी क्वार्टर तक फिगर आपके सामने है। यानी ये सारा कमीशन खाओ प्रोग्राम। उसके बाद आप देखिए कि नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो है, गैर तरक्याती आप समझ लें या नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, नॉन प्रोडक्टिव मैं उनको कहूँगा, 2700 अरब रुपए तक पहुंचा दिए सर इन्होंने। अब उसकी तफसील जब आप देखें ना, वो लल्ले तलल्लुल के लिए है, यानी वो इनकी जाती जेब खर्च है, उसमें ब्यूरोक्रेसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें तनख्वाहें हैं, उसमें पता नहीं है क्या क्या करेंगे। और उसके बाद जो कहते हैं कि ये बजट है अपना टैक्स फ्री, 800 अरब रुपया ये पंजाब में कहाँ से जनरेट करेंगे? मुझे ये तो बता दें, लोगों को टैक्स ही लगाएंगे ना, यासिर भाई राना साहब भी सुन रहे हैं, तो 800 अरब रुपया कैसे जनरेट करेंगे? उसका कोई फार्मूला तो बताएं। कोई नहर निकल आनी है इसकी तेल की? देखिए ये झूठ और फ्रॉड और कोई समझ इनकी आती नहीं है। उसके बाद सर बात ये है कि इन्होंने जिस तरह इनके चचा ने 2 दिन रात, पिछली रात को, अभी उस बजट पे आम बहस हो रही है इस्लामाबाद में, तो इसने उसका बढ़ा दिया डीजल पेट्रोल। तो ये भी आप देखें कि आफ्टर शॉक साहब हफ्ते में ये कुछ टैक्सेस लगाएंगे, कुछ गरीब लोगों पे ये कुछ करेंगे, जो जिस तरह उन्होंने सोलर पे लगाया, इस तरह ये कोई फाइलर और नॉन फाइलर वाला चक्कर चला के 800 अरब रुपया कहाँ से क्रिएट करेंगे? मलिक साहब, क्या आप बजट चाहे आपकी
اپوزیشن تھوڑی سی ہے آپ کے، یعنی ایک اور جماعت وہاں پہ بالکل معمولی سی ہے پیپلز پارٹی، کیا آپ ان کے ساتھ رابطے کرنے لگے ہیں؟ کیا آپ سب مل کر اس بجٹ کے خلاف، آپ کے ووٹوں سے بجٹ مسترد تو نہیں ہوگا لیکن ایک اثر تو ہوگا نا اگر پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ مل جاتی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی سے اس معاملے پہ کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ دیکھیں سر، آج تو پیپلز پارٹی ادھر خاموش رہی ہے، انہی کے بینچوں پہ بیٹھی رہی ہے، کوئی احتجاج نہیں کی۔ وہ اکثر خاموش ہی رہتی ہے، اندر خاموش رہتی ہے، باہر آ کے بولتی ہے، ویسے میں آپ کی بات ہے۔ اچھا جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا میں اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ وہ اقلیت میں ہونے کے باوجود وہ آئینی عہدے لے کے بیٹھی ہے، یعنی انہوں نے خیراتی عہدے ان کو ملے ہیں۔ پریزیڈنٹ زرداری بھی اس وقت اقلیت میں ہے لیکن صدر ہے، اور چیئرمین سینٹ کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے لیکن وہ چیئرمین ہے۔ چلو گورنرز تو نامینیشن ہوتی ہیں، تو میرا نہیں رانا صاحب خیال کہ ان کو عوام کا ہے، کیونکہ آج دن تک انہوں نے عوام کی بات تو کبھی 2 سالوں میں، انہوں نے 1.5 سال ہو گیا، انہوں نے عوام کا مطالبہ کبھی بھی ان کے الائز ہیں نون کے انہوں نے نہیں کیا۔ ہمارا اس لیے ان کے ساتھ بیٹھنا یا رابطہ نہیں بنتا کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، دوسری بات سر یہ ہے کہ وہ بینیفیشری ہیں اس نظام کے، یعنی ان کو عوام کے ساتھ کیا ہے مجھے بتائیں۔ ان کے پاس اتنے بڑے بڑے آئینی عہدے ہیں، 2 گورنر شپس ہے، ایک چیئرمین سینٹ ہے، ایک پریزیڈنٹ شپ ہے، تو ان کو کیا ضرورت ہے؟ ایک وزیر اعلیٰ بھی ہے، 2 وزیر اعلیٰ بھی ہیں۔ چلو وزیر اعلیٰ تو سندھ کا ہے، نہیں، بلوچستان میں بھی ان کا وزیر اعلیٰ ہے، ہاں بلوچستان کا چیف منسٹر اس بھی وقت ان کا ہے، اگلی دفعہ نہیں پتا۔ بالکل ہاں جی۔ اچھا وہ اس میں یہ ہے کہ یہ تو بالکل ہی خیراتی عہدوں پہ بیٹھے ہیں، تو ان کا اب کیا میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی حکومت کے ساتھ کو بات کریں گے، لیکن یہ بجٹ کے جو مین 150 ارب روپیہ سر انہوں نے رکھا ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی جو ستھرا پنجاب ٹائپ ہے اس کے لیے، پہلے بھی لوگوں کے جیب میں جا رہا ہے، پھر وہ چند ٹھیکیداروں کے جیب میں جائے گا۔ تو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بجٹ انہوں نے سوائے کمیشن کے اور سوائے انہوں نے جو ایک مافیا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے، مجھے اس بجٹ میں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ بچر صاحب ایک سوال ہے ثاقب بشیر میں ہوں، یہ سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے اور وہاں پہ آپ نے بجٹ پیش کیا، اور میں وہاں سن رہا تھا کہ وہاں کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی اسی طرح کی ہی باتیں کر رہے تھے خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے۔ 2 پوائنٹس ہیں، مرکز میں جب ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، پلاٹوں کے حوالے سے جو ٹیکسز میں کمی کی گئی تو میں نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ جو ہے انہوں نے بڑی سخت تنقید کی کہ یہ اب کس طرف لے کر جا رہے ہیں چیزیں، اور پھر الیکٹرک گاڑیوں پہ ٹیکسز میں کمی پر بھی یہ کہا گیا کہ جو گاڑیاں یہاں پہ استعمال ہوتی ہیں، جو مڈل کلاس جو گاڑیاں استعمال کرتی ہے ان کو مہنگا کرنے جا رہے ہیں۔ مرکز میں یہ پی ٹی آئی یہ تنقید کر رہی تھی، لیکن ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا حکومت میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بھی ٹیکسز کم کیے گئے، جہاں مرکز میں حکومت تھی تو وہاں وہ جو ہے وہ الگ ان کا آ گیا، اور وہاں پہ بھی الیکٹرک گاڑیوں کے ٹیکسز کم کیے گئے اور دوسری گاڑیوں کے ڈیفینیٹلی وہ مہنگی ہوں گی۔ تو یہ جو بیانات ہیں یا تنقید ہے یہ صرف جو ہے وہ جہاں پہ اپوزیشن میں ہے وہیں پہ ہے، یا حکومت میں اس کی تصحیح کی بھی کوشش کی جاتی ہے؟ صاحب ہم تو اپنا شیڈو بجٹ دے رہے ہیں، ہم تو ودن 2 days اپنا شیڈو بجٹ تیار کر رہے ہیں، تو ہم تو اپنا شیڈو بجٹ اس کے کاؤنٹر آرگومنٹس میں دے رہے ہیں۔ اب یا تو ادھر کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ شیڈو بجٹ دیں، اپنا بتائیں کہ اس طرح نہیں تو اس طرح ہے، چونکہ دیکھیں میں قرض کروں آپ کو اس کا بہتر جواب آپ کو کے پی کے کی گورنمنٹ ہی دے سکتی ہے۔ میں ہی قرض کروں کہ ہر صوبے کے حالات مختلف ہیں۔ صوبہ پنجاب جو ہے نا سر بصد احترام ملک صاحب جتنے حالات ادھر مختلف ہیں، آپ یہ کیا نام ہے تکلف ہی کر رہے ہیں پھر شیڈو بجٹ کا؟ سر ہم نے تو دینا ہے نا، ہم نے اپنی ان پٹس تو دینی ہے۔ اب میں تنقید کرتا رہوں گا جب تک میں اپنی ان پٹس نہیں دوں گا تو آپ بھی کہیں گے کہ یہ بیٹھ کے تنقید کرتے ہیں، اپنی رائے تو دیتے نہیں۔ ابھی آپ نے اپنے جو اسٹارٹنگ ہے اس میں کہا ہے، تو میں ثاقب صاحب کو یہی عرض کروں گا کہ 2-3 چیزیں ہیں۔ ریئل اسٹیٹ میں تو بالکل ایک حد تک ٹیکس کو کمی کرنی چاہیے، ایک حد سے آگے جا کے نہیں کرنی چاہیے، جہاں پہ بڑے لوگ، بڑے گھر، بڑے فارم ہاؤسز، بڑی
पीस ऑफ लैंड जो खरीदते हैं उनको टैक्स देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात सर, उन्होंने 2-3 काम किए मरकज में। एक काम उन्होंने फाइलर वाला कर दिया, अब नॉन फाइलर की हद मुकर्रर होनी चाहिए। मेरे नजदीक मैं नॉन फाइलर को अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन ये गरीब आदमी है जो कि कभी एफबीआर के ऑफिस नहीं गया, जो कभी बेचारा बैंकों के चक्कर नहीं लगा सकता, जो वकील के पास नहीं जा सकता, उसकी एक हद हो कि एक बंदा अगर 25 लाख की जायदाद खरीदता है, कोई अपना पैसा जोड़ के, कोई मेहनत मजदूरी करके, तो उसको तो कम से कम इनको ना एक सर्टन लिमिट बनानी चाहिए। बेशक 2 करोड़ से ऊपर को खरीदता है तो नॉन फाइलर है तो उसको जो कुछ मर्जी करे, लेकिन सर ये तो इन्होंने तो कोई बकरी भी खरीदेगा तो उसकी चिट बनाएगा, तो ये यानी नॉन फाइलर को तो इन्होंने एक बना दिया है, मेरे ख्याल में दूसरी कौम ही बना दी है। तो एक तो ये होगी, एक होगी सर सोलर। अब वाहिद चीज गरीब आदमी के पास सोलर बचा था, ये जो जाता था उसका लाख रुपया को 1.5 लाख में अपने घर का वो निजाम। अच्छा वजह साहब, ये तो बजट आप जब अपना शेडो बजट पेश करेंगे तो उसमें देखेंगे हम सारा कुछ। ये तो बजाय तहरीक का ऐलान हो गया, हो रहा है, 22 से तहरीक चला रहे हैं, या फिर मसनूई गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होने वाला है? राना साहब, आज दिन तक 2 साल हो गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस हालात और जिस फस्तैयत को फेस कर रही है, अब मसनूई तो इधर बात नहीं मलिक साहब आपकी साथ की बात नहीं, मैं जिनके हवाले से कह रहा हूँ, आपके चेहरे की मुस्कुराहट उनके मतलब भी जानती है, और जानता मैं भी बड़ा कह रहा हूँ। सर चले, मैं इस पे बहस नहीं करता आपसे, मैं बता रहा हूँ सर कि 2 साल हो गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मखसूस हालात। आज इधर हम असेंबली में लड़ाई कर रहे थे, उधर आपको पता है एक वर्कर कन्वेंशन हो रहा था, खान साहब की बहनें उस कन्वेंशन में शामिल थी जो कि हाई कोर्ट में हो रहा था। तो मतलब मेरा अर्ज करने, कल फिर हमने हाई कोर्ट खड़ा होना है सामने, सारे हम जा रहे हैं कल हाई कोर्ट। खान साहब क्या नतीजा है? कल तो फैसला हो जाएगा ना? देखिए जरा, फैसला तो साकिब साहब जिस तरह पहले कह रहे थे, अदालतों के फैसले इस वक्त अगर हकायक पे हों या नजर आने वाले हों तो वो तो और बात है, उम्मीद तो मैं रखता हूँ, लेकिन जिस तरह अदालतों का अब रवैया 26th अमेंडमेंट के बाद हो गया है, तो मेरा तो नहीं ख्याल कि अदालतों की तरफ से कोई इंसाफ मिलने वाला है, पहली बात। दूसरी बात सर, अर्ज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल 2 साल से एहतजाज में है। ये तो एक हमारा है कि हम तहरीक को चला रहे हैं, तहरीक किसी टाइम थोड़ी सी बढ़ जाती है, कभी आप हमें कहते हैं कि इस दफा आपने जो एहतजाज किया है वो कमजोर हुआ है, लेकिन आप ये जरूर एडमिट करें सर कि 2 साल हो गए मुसलसल फस्तायत और जबर का शिकार है पाकिस्तान। अच्छा ये बता दें, पंजाब निकल रहा है बाहर इस दफा पंजाब पहले की निस्बत अपना रिकॉर्ड तोड़ेगा। राना साहब, मलिक साहब हिफ्ज़ मातकद्दुम थोड़ा सा एहतियात का दामन थाम रहे हैं, आप बताइए कि इस वक्त तैयारी क्या है? सर मैं तो समझता हूँ कि पंजाब पहली दफ़ा पंजाब सारे रिकॉर्ड तोड़। आप जानबूझ के मेरे मुंह से ऐसी खबरें निकलवाते हैं। भाई बात यह है कि सियालकोट के इलेक्शन ने रिजल्ट दे दिया, आज के कन्वेंशन ने रिजल्ट दे दिया, आज से चंद दिन पहले जिस वक्त भी कॉल आती है, और मैं मानता हूँ पहले की निस्बत ज़्यादा लोग निकलते हैं, और लोग ये फैसला कर चुके हैं मैक्सिमम गिरफ्तार करेंगे ना। अब इतना कि गिरफ्तार हो चुके हैं लोग, क्या अब उन्हें जेलों में जाने से डर नहीं लगता? आपने उसके एक बात उनका फिक्रा सुना था सेनेटर मुश्ताक अहमद का जी, उन्होंने कहा था 21 कारकुन थे और इतने दिन से मुलाकात नहीं, बारिक से बाहर नहीं निकलने दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनका जज्बा कम नहीं हुआ। इस वक्त जो हालात हैं वो तहरीक तो एक और चीज़ है, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन है। देखिए बाकी हालात क्या है, बाकी कोई एक गवर्नमेंट जब मुसल्लत की गई एक जेली मैंडेट के साथ, तो क्या उसने को डिलीवर किया? डिलीवरेंस भी तो नहीं है ना। चलो उनको बिठा दिया गया, उनके साथ सारे इदारे थे, सारे रियासती इदारे उनके साथ खड़े, उनको मजबूत करने के लिए खड़े, लेकिन उनसे भी तो डिलीवर नहीं हुआ। तो आज हालत ये है कि इस वक्त तो किसान बेचारा इस वक्त सर 1800 रुपये मन गंदम हो चुकी है, 350 अरब रुपए की गंदम इन्होंने लास्ट टाइम पंजाब ने खरीदी थी जब रेट था 10,000 रुपए बोरी का 100 किलो का। तो क्या ये अच्छा होता कि 1240 अरब रुपए की ADP बनाने की बजाय वही 300 अरब रुपए की किसान से गंदम खरीद लेते? तो
रियासती देखें, हुकूमत का या रियासत का ये काम नहीं है कि एक तबके का गला घोंटे और दूसरे को रिलीफ दे, रिलीफ दूसरों को भी नहीं मिला। हुकूमत जहाँ देखती है कि एक और जो अनाज होता है, जो फूड प्रोडक्ट होता है, उस पे तो राणा साहब कभी भी तिजारत नहीं होती। इन्होंने खरीदारी 2 साल से खत्म कर दी। नतीजा जो ये हुआ है कि गंदम इस वक्त टोटल रुल रही है, गंदम आपको इस वक्त 1800 रुपए मन मिल रही है। तो इस बुनियाद के ऊपर जो इकदाम उठाए गए, एक तबके को नवाजने के लिए दूसरे तबके को भी रिलीफ नहीं दिया गया, तो इस ज़मन के अंदर जो तहरीक चलेगी वो तहरीक अब डर के उनसर से बाला होकर चलेगी। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान बुचर साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, एक बार फिर हम बैनुल अक़वामी मंजरनामे में बात करते हैं। इत्तलात ये हैं कि ईरान की तरफ से एक ऐसा हमला किया जा रहा है जो अभी पिछले हमलों की हैयत से, हैबत से, शिद्दत से बहुत ज़्यादा है। और ये जो हमला है इस पर टारगेट क्या किया जाएगा? वो जो स्पाफिंग की गई, वो जो जैमिंग की गई है, या वो जिस तरीके से आयरन डॉम, डेविड स्लिंग यानी जिससे तशबीह उसे दी जाती है, या फिर एरो 1, एरो 2, एरो 3, और फिर अब आके पैट्रियट जो अमेरिका की तरफ से पैट्रियट 3 जिसे पैक 3 भी कहा जाता है, और उसके अलावा उनका थर्ड जो सिस्टम है, ये इतने सिस्टम्स होने के बावजूद भी और दीगर ममालिक की हेल्प के बावजूद भी वो इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्या इंटरसेप्टर्स की तादाद कम होती है? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया दिफाई तजियाकार अब्दुल्ला गुल साहब ने। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्दुल्ला गुल साहब, क्या वजह है कि इंटरसेप्शंस जो है उसकी रेशो कम होते 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 इतनी हुई कि अब तल अबीब जो है और गज़ा जो है उसके अंदर फ़र्क करना कहीं किसी हद तक मुश्किल हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात यह है कि टेक्नोलॉजी जो होती है, मैंने राना अज़ीम साहब बैठे में इनको यही बात की थी कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो आ जाया करती है, और दुनिया में बहुत सारे लोग जो मखासमत रखते हैं अमेरिका से, इसराइल से, जिनको मालूम है कि वो इस खित्ते के अंदर राज करना चाहते हैं, इसराइल को एक मिनी सुपर पावर जो है मशरिक़ वस्ता की बनाना चाहते हैं, और इंडिया को जो बनाना चाहते हैं वो इंडो पैसिफिक रीजन की सुपर पावर बनाना चाहते हैं। अब वो चाहते ये हैं कि इन दोनों ममालिक के ज़रिए वो दुनिया के ज़खायर के ऊपर और दुनिया के ऊपर अपनी थानेदारी जो है उसको स्टैब्लिश करें, और वो एक आईजी बन के खुद अपने सीपीओ जो है वो पोस्ट करना चाहते हैं। ये बुनियादी तौर पे बात है। अब टेक्नोलॉजी जो है वो तो दुनिया में मौजूद है, और ईरान ने 43 साल सैंक्शंस के अंदर जो है झक नहीं मारा। वो दुनिया में किसी एक मुल्क के भी 1 रुपए के मकरूज नहीं है। दूसरी बात यह है कि टेक्नोलॉजी उनके अंदर, आपको मालूम है कि उनकी एवियोनिक्स की टेक्नोलॉजी जो थी वो भी उनके पास अच्छी थी, और साथ ही साथ जो उनका डिफेंस मैकेनिज्म था जिसका उन्होंने पहले दिन जिक्र किया कि हमने 24 घंटे के अंदर बहाल कर दिया, यानी कि कोई वजह थी या किसी घर के भेदी ने लंका ढाया था कि वो सिस्टम जो है वो जैम हो गया, जिसकी बुनियाद के ऊपर 200 जहाज़ों ने हमला कर दिया। अब ये जो है आहिस्ता आहिस्ता फुल स्पेक्ट्रम जो है ना वो उनका मिसाइल्स का सामने आ रहा है, और आप ये देखिए कि उसके अंदर 2000 पाउंड का जो वॉर हेड है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइल के अंदर इस टाइम पे मौत का रक्स जारी है। मैं आपको बिल्कुल जो है वो ऑथेंटिक खबर बता रहा हूं। इस टाइम पे लाशों के वहां ढेर लग गए हैं, और अमेरिका को वो रिक्वेस्ट करते करते थक गए हैं कि खुदा के लिए हमें इस जहन्नम से बाहर निकालो। लेकिन ईरान जो है वो बड़ा वाज़ेह कह रहा है कि हम जंग शुरू करने वाले नहीं, लेकिन हम पर जो उन्होंने एक जाहिरियत की है जिसके अंदर हमारे जो है वो कीमती जानों का नुकसान हुआ है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप को, हमारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट को निशाना बनाया गया है, हम इसका बदला लेंगे, और अभी इब्तदा है। अब ये जो आपने बताया ये सारे मिसाइल सिस्टम, थॉट का, बाकी का, इस, और आपने ये जिक्र नहीं किया कि ये 4 मुख्तलिफ बेसेस जो हैं जिसके अंदर अमेरिका का भी बेस है, बाकियों के भी, उनसे गुजर के आ रहे हैं, और उसके बावजूद ये वहां पहुंच रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ। फेलियर कैसे हुआ वो बड़ा अहम बात है। फेलियर ऐसे हुआ कि जब 7 अक्टूबर 2023 को मोसाद के और इनकी आर्मी के कुछ अहम लोगों को और साइंसदानों को पकड़ के ले गए हमास वाले, तो उन्होंने इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेशन के अंदर
बहुत ही खुफिया मालूमात लीक हुई। और उसके बाद आपने अभी कुछ अर्सा कबल, आपने 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि जिसके अंदर उनके अहम तरीन डॉक्यूमेंट जो थे, जो पूरी की पूरी ई लाइब्रेरी थी उनकी, वो निकल गई और वो एक किस्म के विकी लीक्स थे। उनके जरिए जब छानबीन की गई तो पता चला कि ये सुकम मौजूद है। एक बात तय है, डेविड स्लिंग सिस्टम हो या आयरन डोम हो, उनके जो मैकेनिज्म्स हैं उनके अंदर लूप होल तलाश कर लिए गए हैं और अब वो मिसाइल जो है वो प्रिसीजन के साथ जो है अपने निशाने जो है वो लगा रहे हैं। एक बात बड़ी अहम है, आज जो फरदौ के अंदर धमाका हुआ और उन्होंने, इसराइल ने जो है वो हमला किया न्यूक्लियर प्लांट पे, तो वहां 5.3 शिद्दत का जल्जला महसूस किया गया। राणा साहब समझ गए हैं इस बात को कि 5.3 शिद्दत का जल्जला, बम है तो आया ना, इसका मतलब है बम मौजूद है। बम मौजूद है, चाहे वो डर्टी बम की शक्ल में है या वो असली बम की शक्ल में है, लेकिन बम मौजूद है। और ये बात जो है आज उनकी इसी वजह से हाथ पैर जो है वो फूल गए हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, आप और मैं प्रोग्राम में थे, यासिर प्रोग्राम में थे, और बड़े बड़े सीनियर लोग थे। उन्होंने कहा कि ये ईरान 50 साल पीछे चला गया, 20 साल पीछे चला गया। और मैं कल से कई ऐसे सहाफ़ियों को सुन रहा हूँ जिन्होंने गालबन, जिनके नाम इसराइल के टूर में भी आए थे और वो भी बड़े बड़े व्लॉग कर रहे हैं और बड़ी कुछ कह रहे हैं, तो वो भी कह रहे हैं जो मर्ज़ी हो जाए। बल्कि मैंने एक सहाफ़ी को सुना, वो सरकारी नौकरी भी करता है, तो उसने कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए इसराइल माफ़ नहीं करेगा। अब इन हालात में ये बताएं कि इसराइल 50 साल पीछे चला गया है या ईरान 50 साल पीछे चला गया? राणा साहब, अल्लाह आपको जिंदगी से दे, आप तो देखें ना, होप दिलाते हैं हमेशा। बात यह है कि इसराइल कितना पीछे चला गया, इसको छोड़े कि ईरान कितना पीछे। अगर ईरान पीछे गया होता तो ईरान के आज मिसाइल जो है वो उनकी फजा के अंदर घुसने की जुर्रत ना करते। ये है उन लोगों को जो नाम निहाद, जिनको इसराइल के गुण गाने हैं, वो पाकिस्तान से और वहीं जाके रहें अपने मुल्क में। जिन लोगों को जो है वो तकलीफ होती है पाकिस्तान की या आलम इस्लाम की या कुफर के साथ वो खड़े में हैं, तो फिर उनको जो है वो समझ जाना चाहिए है कि उनकी यहाँ कोई जगह नहीं है। ये कौम पहचान चुकी है गद्दारों को, इन इबलीसों को पहचान गई है। लेकिन असल बात यह है कि इस टाइम पे इजराइल कहाँ खड़ा है। इजराइल जिसका भरम था, जो कहता था कि जनाब मैं अनटचेबल हूँ, मैं अनब्रीचेबल हूँ, मैं जो है वो अनबीटेबल हूँ, आज उसकी फैंटी लग रही है। राणा साहब, आप मेरे गवाह है ना, ये रिजीम अब इजराइल में चेंज होगी, बिल्कुल, और चंद दिन में होगी। अब्दुल्ला गुल साहब, ये बताइएगा कि अब ये जो है वो जंग बढ़ती जा रही है, यकीनी तौर पर ईरान ने भरपूर जो है वो मज़ाइल दागे हैं इसराइल पर, और इसराइल का नुकसान भी हुआ है। लेकिन जो ईरानी क़यादत है, हम हिज़्बुल्लाह, हमास से लेकर ईरान की मौजूदा क़यादत, साइंटिस्ट उनके, वो बड़े टारगेटेड कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। तो इसमें जो सीज़ फायर की कोशिशें तो हो रही हैं, पुतिन कर रहे हैं या बाकी जो टर्किश जो प्रेसिडेंट है वो कर रहे हैं, तो ट्रंप भी कह रहे हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले 24-48 घंटों में कुछ ऐसा हो सकता है कि कोई सीज़ फायर, कोई ऐसी चीज़ जो है वो किसी तरफ बढ़ सके? क्योंकि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान को डील के लिए जो वो आना ही पड़ेगा, और डील का मतलब वो यही है कि ईरान ये कहे और जो है वो टेबल पर कि हम जो है वो कोई जोहरी बम जो है वो नहीं बनाएंगे। देखें, अब पहले कोई डील होती तो शायद मैं समझ सकता था, लेकिन अब अगर न्यूक्लियर हथियार ईरान ने जो है वो अपने तल्फ करने हैं, ये बात तो तय है। अभी सारे कह रहे हैं ना कि इसराइल माफ नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। पहले तो ये बताएं, माफ करने के लिए जिंदा रहना और इज्जत कायम रहना जरूरी होती है। इस टाइम पे इसराइल की इज्जत की भद उड़ चुकी है पूरी दुनिया में। वो जो नाकाबिले तस्खीर समझे जाते थे, उनको रैग टैग लोगों ने जो है उड़ा के रख दी है। उनको उन लोगों ने मारा है जिनका कभी वो ये सोच नहीं सकते थे। पूरी दुनिया में उनका मुंह काला हो गया है। और दूसरी बात जो अमेरिका जो कर रहा है, ये जो सऊदी अरब को फोन किया, ये जो वहां कतर को फोन किया, किसकी ख्वाहिश पे की? जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं मैं बड़ी आसानी से जो है वो इस मामले को हल कराऊंगा। तो जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब, क्या आपको ईरान ने कोई दरखास्त भेजी है? आपके तो बराह रास्त कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि आपको जो ये मामला है ये इजराइल के
کی طرف سے ایک اسرائیل کے اوپر اس کے دفاعی سسٹم کے اوپر اس حد تک دباؤ پڑ چکا ہے، اس کا نقصان ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ اب درخواستیں کرنے پر مجبور ہو چکا ہے، کیونکہ اب تو یہ نعرے لگ رہے ہیں کہ تو پکارے گا تو اے صحن حرم آئیں گے، اب ابابیلوں کی مانند ہم آئیں گے، لے کے ہم آئیں گے ہاتھوں میں صداقت کے علم، یہ الگ بات کہ تعداد میں کم آئیں گے۔ دیکھیے کہ آج رات کے نتائج کیا رہتے ہیں۔ بہت شکریہ عبداللہ گل صاحب اس وقت دینے کے لیے۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے رانا صاحب کو اور ثاقب بشیر صاحب کو دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی کل کے روز۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔